नमस्कार दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं टिहरी रियासत के बारे में। टिहरी रियासत के बारे में विस्तार से देखेंगे, यहाँ कितने राजा हुए और यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, ठीक है, और भू व्यवस्था है, सबके बारे में विस्तार से देखने वाले हैं। यदि आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल के साथ जो है बने रहिएगा। तो दोस्तों, टिहरी रियासत को पढ़ने से पहले हम उत्तराखंड का जो इतिहास है, इससे पहले यहाँ पे अंग्रेज किस प्रकार से आए, ठीक है, और गोरखा किस प्रकार से आए, और चंदों से और या फिर पवार से लेकर हम यहाँ पे एक जो है दृष्टि डालते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कुमाऊं की, ठीक है। पहले बात करते हैं यहाँ पे कुमाऊं की। कुमाऊं में इस समय कौन है? चंद वंश है, ठीक है। और गढ़वाल में कौन है? पंवार या फिर परमार वंश है, ठीक है, पंवार वंश है। अब यहाँ पे जब गोरखा आक्रमण करते हैं तो सबसे पहले 1790 में, ठीक है, 1790 में कुमाऊं पे आक्रमण करते हैं गोरखा। और यहाँ पे एक युद्ध हमें देखने को मिलता है, हवाला बाग का युद्ध, ठीक है। इसमें जो है महेंद्र चंद और गोरखा आमने सामने होते हैं और महेंद्र चंद जो है इसमें वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो कुमाऊं में गोरखों का शासन 1790 से ही शुरू हो गया, ठीक है, 1790 से प्रारंभ हो गया। और उसके ही अगले साल, ठीक है, 1791 में ये जो है गढ़वाल पे भी आक्रमण कर देते हैं। लेकिन ये जो है मतलब असफल रहते हैं, पूर्ण तरीके से यहाँ पे सफल नहीं रहते हैं कुछ कारणों से। तो यहाँ पे ये 1792 में एक संधि कर कर देते हैं। प्रद्युमन शाह इस समय शासक होते हैं यहाँ पे। तो उसे बोला जाता है लंगूरगढ़ की संधि, ठीक है, लंगूरगढ़ की संधि बोला जाता है उसे। तो यहाँ पे एक संधि होती है 1792 में, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे चलकर क्या होता है कि 1803 का समय है, ठीक है, 1803 का समय है। गढ़वाल की जो स्थिति इस समय डमाडोल होती है, क्योंकि यहाँ पे आपदाग्रस्त गढ़वाल होता है, यहाँ पे आपदा आई रहती है, भूकंप आए रहते हैं। तो इसका जो फायदा है, ठीक है, ये जो है गोरखा देखते हैं और यहाँ पे जो है दोबारा आक्रमण करते हैं 1803 में, ठीक है। 1803 में यहाँ पे आक्रमण करते हैं गोरखा। अब यहाँ पे ये सफल हो जाते हैं उस समय, क्योंकि 1804 में, ठीक है, 1803 में आक्रमण करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, 14 मई, ठीक है, 14 मई 1804 को यहाँ पे हमें एक युद्ध देखने को मिलता है। सामने होते हैं प्रद्युमन शाह और गोरखे, ठीक है। प्रद्युमन शाह और गोरखों के बीच युद्ध होता है खुड़बुड़ा का युद्ध, जिसे बोला जाता है, ठीक है, खुड़बुड़ा का युद्ध, खुड़बुड़ा का युद्ध बोला जाता है इसे। तो 1804 को ये जो युद्ध होता है और इसमें जो है प्रद्युमन शाह जो है वीरगति को प्राप्त होते हैं, ठीक है। प्रद्युमन शाह जो है इसमें मारे जाते हैं, ठीक है, प्रद्युमन शाह। और पूर्ण रूप से पूरे उत्तराखंड में, ठीक है, क्योंकि कुमाऊं में तो 1790 से ही गोरखों का शासन है और 1804 से अब जो है गढ़वाल में भी जो है इनका शासन शुरू हो गया। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो है इनका शासन शुरू हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो है प्रद्युमन शाह के पुत्र है सुदर्शन शाह, ठीक है। ये जो सुदर्शन शाह जिनके बारे में जो पहले राजा थे यहाँ पे टिहरी रियासत के, ये जो है इस समय कहाँ चले जाते हैं? हरिद्वार के कनकल क्षेत्र में चले जाते हैं 1804 से 1814 तक, ठीक है। ज्वालापुर कनकल क्षेत्र में यहाँ पे निवास करते हैं, ठीक है। और इसके बाद इनकी जो मुलाकात होती है अंग्रेज जो कैप्टन हियर्सी है, इनके द्वारा इनके साथ जो इनकी मुलाकात होती है और उत्तराखंड की स्थिति के बारे में इनसे जो है डिस्कस करते हैं कि गोरखों का जो अत्याचारपूर्ण जो शासन है किस प्रकार से यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अब साथ में देखते हैं भारत की स्थिति। भारत में इस समय कौन है? भारत में इस समय जो है अंग्रेजों का शासन है, ठीक है, अंग्रेजों का शासन है। अब क्या होता है कि अंग्रेजों को तो एक यहाँ पे ये क्या था, भाना चाहिए था, क्योंकि इसके और भी रीजन थे अंग्रेजों के उत्तराखंड में जो गोरखों के ऊपर आक्रमण करने के, युद्ध करने के और भी रीजन थे। क्योंकि जैसे गोरखपुर क्षेत्र में जो बुटवल प्रांत है, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो है 200 ग्राम, ठीक है, 200 गांव आते थे, वो जो इन्होंने छीने थे, ठीक है, गोरखों ने। तो एक कारण ये था। दूसरा कारण क्या था कि विस्तारवादी नीति इनकी थी, इसका ये अनुसरण कर रहे थे गोरखे। यहाँ पे नीचे गोरखपुर या मैदानी क्षेत्रों में जाके लूटपाट करते थे। तो ये भी कारण थे, इससे भी ये तंग आके जो है अंग्रेज तंग आ रखे थे गोरखों से, ठीक है, ये भी कारण था। दूसरा यहाँ पे क्या है कि सुदर्शन शाह यहाँ पे मिलते हैं और ये क्या करते हैं कि इनको जो है आमंत्रित करते हैं कि भाई गोरखों को जो है यहाँ से हटाइए, ठीक है, ये भी एक कारण होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करते हैं अंग्रेज, इस बात को जो है मान जाते हैं यहाँ पे और कुछ जो है शर्तें रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। सुदर्शन शाह के साथ जो है कुछ शर्तें रखते हैं और आगे चल के, ठीक है, 1 नवंबर 1814 को जो है यहाँ पे युद्ध की घोषणा कर देते हैं। कौन? हेस्टिंग्स, इस समय हेस्टिंग्स होते हैं, ठीक है। हेस्टिंग्स के द्वारा जो यहाँ पे युद्ध की घोषणा करी जाती है। तो आगे चल के क्या होता है कि 1814 में यहाँ पे युद्ध होता है, ठीक है। फिर 2 दिसंबर, ठीक है, अब मेन मेन जो डेट है वो देखेंगे, ठीक है। और इसके बारे में विस्तार से तो जब हम अंग्रेजों को पढ़ेंगे, गोरखों को पढ़ेंगे तब देखेंगे। लेकिन 2 दिसंबर, ठीक है, 2 दिसंबर 1815 को यहाँ पे जो है गार्डनर और बमशाह के बीच जो है संधि होती है,
ठीक है, संधि होती है गार्डनर और बमशाह के बीच कि यहाँ से गोरखे जो है छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कुछ कारण से ही जो है गोरखे ये संधि जो है पूर्ण नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और नहीं मानते इसको, तो ये दोबारा से नेपाल पे जो चढ़ाई कर देते हैं 1816 में, ठीक है, कब 1816 में। तो फिर बाद में ये मानते हैं, फिर वो डेट होती है 4 मार्च, ठीक है, 4 मार्च 1816 में ये जो संधि करी जाती है कहाँ पे, इसको बोला जाता है संगोली की संधि, ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, संगोली की संधि। संगोली स्थान कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है, चंपारण जिले में। तो यहाँ पे ये संधि होती है और इसलिए इसे जो है संगोली की संधि बोली जाती है। और ये संधि जो होती है 4 मार्च 1816 को होती है। तो अब यानी मतलब यहाँ से जो है गोरखे जो है पूर्ण रूप से यहाँ से जो है छोड़ के चले गए कुमाऊं और गढ़वाल से, ठीक है। अब कुमाऊं गढ़वाल जो है खाली हो चुका है और यहाँ पे शासन कौन करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिसाइड क्या हुआ कि सुदर्शन शाह भाई इसका हर जाना दे, ठीक है, जो बात हुई थी यहाँ पे। तो युद्ध का हर जाना या जो इनकी शर्त हुई थी, तो ऐसा माना जाता है कि 7 लाख की इन्होंने डिमांड रखी थी कि 7 लाख दे दें सुदर्शन शाह, लेकिन वो कहाँ से देंगे, ठीक है। अभी तो खुद ही वो यहाँ रह रहे हैं नीचे की तरफ हरिद्वार क्षेत्र में और शासन में भी है नहीं। तो 7 लाख ना देने के कारण अंग्रेजों ने क्या करा कि इनसे जो है श्रीनगर, जो श्रीनगर थी यहाँ पे पवारों की राजधानी थी पहले, श्रीनगर भी इनसे हाथ से गई, इनके हाथ से गई, ठीक है। तो अंग्रेजों ने क्या डिसाइड किया यहाँ पे, जो हमारी अलकनंदा नदी है, ठीक है, अलकनंदा नदी है, इसके पूर्वी जो क्षेत्र है, गढ़वाल की हम बात कर रहे हैं अभी, इसका जो पूर्वी क्षेत्र है वो तो कहा जाएगा इसे ब्रिटिश गढ़वाल, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इसे नॉन रेगुलेशन प्रांत जो है घोषित करा जाएगा। भाई यहाँ पे तो अंग्रेजों का कोई ना कोई प्रशासक रहेगा, जो यहाँ पे विलियम फ्रेजर है वो रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, विलियम फ्रेजर यहाँ पे पहले रहते हैं, यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं। और इसके जो पश्चिम का क्षेत्र है, ठीक है, इसके जो पश्चिम का क्षेत्र है इसे बोला जाएगा टीरी गढ़वाल, ठीक है, इसे बोला जाएगा टीरी गढ़वाल। तो ये जो इन्होंने बांट दिया कि भाई तुम जो है अलकनंदा नदी से इधर को मत आना, इससे पश्चिम में रहना, तुम्हारा टीरी गढ़वाल ये रहा सुदर्शन शाह, ठीक है। और इसके पूर्व के क्षेत्र को, जो गढ़वाल का क्षेत्र है, इसे ब्रिटिश गढ़वाल बोला जाने लगा। और साथ ही साथ जो कुमाऊं का क्षेत्र है, ठीक है, कुमाऊं के क्षेत्र में जो यहाँ पे कमिश्नर नियुक्त करने लगे, जैसे जो कुमाऊं कमिश्नर पहले कौन होते हैं, गार्डनर होते हैं, ठीक है। गार्डनर को 1815 में जो है यहाँ पे कमिश्नर घोषित किया जाता है, यानी नियुक्त किया जाता है एक तरीके से, ठीक है। तो ये स्थिति है यहाँ पे उस समय की, और यहाँ से जो है टीरी रियासत की जो है शुरुआत होती है। तो इसके बाद यानी 1815 के बाद का जो इतिहास है टीरी का, ये जो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। इससे पहले हमने ब्रीफ में जो है देखा यहाँ पे कि क्या क्या किस किस प्रकार से जो है यहाँ पे गोरखों को भगाया गया, अंग्रेजों की एंट्री हुई और फिर यहाँ पे जो है टीरी रियासत का उदय हुआ। आगे चल के हम देखते हैं कि अब श्रीनगर तो हाथ से गया, ठीक है, अब राजधानी कहाँ बनाए, तो 28 दिसंबर 1815 को टीरी को जो है अपनी राजधानी कौन बनाते हैं, जो है सुदर्शन शाह अपनी राजधानी टीरी में बनाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और टीरी को पहले क्या बोला जाता था, धुनारों की बस्ती या फिर मछुआरों की बस्ती बोला जाता था। और टीरी की जो राशि सिंह माना जाता है, और ज्योतिष मानते थे कि इसकी जो आयु है वो अल्पायु है, अल्पायु नगर है, क्योंकि आगे चल के तो ये डूब ही जाता है, ठीक है, इसमें जब डैम बनता है यहाँ पे। और जो टीरी दिवस जो था, स्थापना दिवस, इसको जो है रेस्टोरेशन डे के रूप में जो है मनाया जाने लगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि 4 मार्च 1820 को, ठीक है, 4 मार्च 1820 को सुदर्शन शाह और ब्रिटिश सरकार के बीच संधि होती है, जिसमें ये जो टीरी गढ़वाल को इनके वंशजों का अधिकार के स्वरूप में जो स्वीकार करते हैं, ठीक है, कि इनके वंशज थे। क्योंकि अभी प्रद्युमन शाह थे ना, इनसे पहले पंवार शासक थे, तो ये अभी तक भी नहीं मानते थे कि इनके वंशज रहते थे यहाँ पे, ठीक है, टीरी को। तो 1820 में ये मानना इन्होंने जो है शुरू कर दिया कि ठीक है, हम स्वीकार करते हैं कि तुम्हारे वंशज यहाँ रहते थे, ठीक है। अब रवाई का जो विलय है, ठीक है, टीरी गढ़वाल में 1824 में होता है और इसको जो है टीरी रियासत में शामिल करा जाता है। और 1842 में टीरी रियासत में ब्रिटिश सरकार का जो है राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो है कमिश्नर, जो कुमाऊं कमिश्नर होता था, उसको सौंप दिया था कि भाई राजनीतिक जो पूरे कार्य होंगे वो जो कुमाऊं कमिश्नरी के जो है क्षेत्र में ही आएंगे, ठीक है, 1842 से। अब यहाँ पे अगर हम सुदर्शन शाह की बात करें तो यहाँ पे 1820 में जो ब्रिटिश पर्यटक थे मूरक्राफ्ट, ये टीरी में आते हैं और उसने जो है राजा के बारे में कहा कि ये जो है कला प्रेमी है, क्योंकि कला प्रेमी तो थे ही सुदर्शन शाह, ठीक है। कला प्रेम के कारण जो उन्होंने मूरक्राफ्ट ने जो कलाविदों का शिरोमणि इसे कहा था, ठीक है, ये इंपोर्टेंट हो जाता है। कौन बोलते हैं, मूरक्राफ्ट बोलते हैं सुदर्शन शाह के लिए कि कलाविदों का शिरोमणि है, ठीक है। और अजम राम के द्वारा जो इन्हें दाता ज्ञाता सूरमा बोला गया, ठीक है। अजब राम जो क्या बोला इन्हें, दाता ज्ञाता सूरमा बोला। और जो भजन राय कवि है, ये बोलते हैं सुदर्शन शाह को ये कि दृढ़ वचन वाला राजा था,
ठीक है, अपने वचन पे टिके रहते थे, दृढ़ वचन वाला जो राजा था, ऐसा कौन बोलते हैं? भजन राय कवि बोलते हैं। ठीक है, अब टिहरी की जो जनता है ये सुदर्शन शाह को बोलांदा बद्रीश बोलती थी। ठीक है, जो बोलते हैं बद्रीनाथ है ना, जैसे बोलता है बद्रीश, इसका अर्थ यही है, बोलांदा ब्रदिश। तो ये बोला जाता था, कौन बोलते थे? ये टिहरी की जो जनता है ये बोलते थे। अब 1857 की क्रांति भी इनके समय होती है यहाँ पे। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि 1857 की क्रांति यहाँ पे होगी तो क्या हम अंग्रेजों का विरोध कर पाएंगे? क्या टिहरी रियासत ने अंग्रेजों का विरोध किया होगा? क्योंकि टिहरी जो रियासत है अंग्रेजों के बलबूते ही यहाँ पे मतलब ये रहे, इन्होंने राज किया, शासन किया, तो ऐसा कदापि नहीं था। तो क्या होता है कि क्रांति को विफल करने के लिए जो है इन्होंने जो है अंग्रेजों की मदद करी उल्टी। ठीक है, इस क्रांति को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों की मदद करते हैं यहाँ पे टिहरी रियासत के, और इसके बदले जो ब्रिटिश सरकार ने बिजनौर प्रांत जो है इसे देना चाहती थी। ठीक है, सुदर्शन शाह को। लेकिन सुदर्शन शाह चाहते थे कि मेरे को जो है अपना श्रीनगर और देहरादून वापस मिल जाए। ठीक है, श्रीनगर सो हाथ से गया था ना, देहरादून वाला क्षेत्र भी हाथ से गया था। ठीक है, और आगे चल के जो है सुदर्शन शाह की जो है मृत्यु हो जाती है, कब? 1859 में। ठीक है, इनका निधन हो जाता है। अब इनके द्वारा जो प्रमुख कार्य किए गए थे और जो न्याय व्यवस्था थी उनको बारे में हम देखते हैं कि ग्रामों की व्यवस्था के लिए, ठीक है, गांव में जो व्यवस्था के लिए जो कमीण या सेना जिसे बोला जाता है, वो उनकी व्यवस्था करी गई थी, और राजस्व और धन एकत्र करने का काम ये जो है करते थे। ठीक है, राजस्व और धन एकत्र करने का काम जो है कामदार जो के द्वारा करा जाता था। ठीक है, कामदार नामक अधिकारी यहाँ पे नियुक्त करा जाता था। ठीक है, तो गांव की व्यवस्था करने के लिए कमीण या सेना की नियुक्ति करी जाती थी, और जो राजस्व और धन एकत्र करते थे उसको जो है कामदार बोला जाता था। ये जो है एक अधिकारी नियुक्त करा जाता था, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब इनके समय यहाँ पे चित्रकार थे मौलाराम, चैतू, माणकू। ठीक है, इन्होंने जो इनको जो है आश्रय दिया था यहाँ पे। ठीक है, और इनके द्वारा एक जो है सभागार जो ग्रंथ की रचना करी गई, किस भाषा में? ब्रज भाषा में करी गई थी। ठीक है, मुक्तक जो काव्य है उसमें करी गई थी, जो कि 7 खंडों में। ठीक है, जो सवासार ग्रंथ है ये 7 खंडों में जो है विभक्त है, और इसमें जो इनके द्वारा जो काव्य की रचना करी जाती थी स्वयं को ये एक सूरत कवि नाम से लिखते थे। ठीक है, ये आपको समझ आ रहा होगा, कोई भी काव्य लिखते हैं हम, कुछ भी लिखा तो अंत में जो नाम लिखना है वो सूरत कवि जो है नाम लिखा करते थे। ठीक है, ऐसे ही और भी अन्य शासक थे जो अलग अलग नामों से जो है लिखा करते थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सुदर्शन शाह जो है इसमें जो है किस नाम से रचना करा करते थे? जो है सूरत कवि नाम से रचना करा करते थे। अब इनके द्वारा जो है 4 अदालतें जो है क्रियाशील थी इस समय, दीवानी, फौजदारी, कलेक्टरी और सरसरी। और इन्होंने जो है छोटी दीवानी या बड़ी दीवानी न्यायालयों की भी स्थापना करी। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। और इसके बाद इंपॉर्टेंट है 1848 में इनके द्वारा टिहरी राजभवन बनाया गया, जिसे जो है पुराना दरबार कहा जाने लगा। ठीक है, तो पुराना दरबार की जो स्थापना 1848 में करी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब अदालतों में जो विवाद है इसकी स्थिति में वादी से शुल्क लेने की प्रथा थी। ठीक है, वादी जो प्रतिवादी होते हैं, तो जो वादी से शुल्क लेने की प्रथा थी, इसकी शुरुआत भी सुदर्शन शाह के द्वारा जो है करी जाती है। ठीक है, अब ऐसा माना जाता है कि मौलाराम ने जो है सुदर्शन शाह से उचित सम्मान न मिलने के कारण जो इनकी निंदा करी थी। किसमें? सुदर्शन दर्शन में। इन्होंने एक कविता लिखी थी यहाँ पे, सुदर्शन दर्शन। इसमें मौलाराम जी मानते हैं कि मेरा जो है यहाँ पे मान सम्मान नहीं हुआ सुदर्शन शाह के समय। ठीक है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मौलाराम को ऐसा मानते थे कुछ लोग कि इन्होंने भी जो गोरखा यहाँ पे आए थे, गोरखा शासक। ठीक है, गोरखों का जो आक्रमण हुआ था इसमें इन्होंने भी इनको जो है क्या है बुलाया था, एक तरीके से ऐसा मानते हैं कुछ लोग। तो ऐसा मतलब यहाँ पे कहते हैं मौलाराम जी कि मेरी जो यहाँ पे मान सम्मान नहीं हुआ था। ठीक है, सुदर्शन शाह के समय में। और इसमें जो है राजा को सूम, इन्होंने मौलाराम ने इसमें जो इन्होंने कविता लिखी, राजा को सूम यानी कंजूस बोला, और राजा को ही कृपण या फिर खसिया नृप भी बोला इन्होंने। और कृपानंद ने जो है सुदर्शन जो काव्यम है इसकी रचना करेगी, तो ये भी आपने ध्यान रखना है, जो है कृपानंद के द्वारा करी गई थी। ठीक है, अब इनके समय जो है प्रमुख जो विद्रोह होते हैं कुछ, जैसे अठूर विद्रोह। ठीक है, इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अठूर विद्रोह जो है 1851 में होता है। यहाँ पे क्या होता है कि सकलाना क्षेत्र में, ठीक है, टिहरी में सकलाना क्षेत्र में जो है जनता ने तिहाड़ कर के विरोध, ठीक है, यहाँ पे तिहाड़ कर लिया जाता था, तो इसके विरोध में जो है बद्री सिंह असवाल के नेतृत्व में ये विद्रोह किया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना आपने, बद्री सिंह असवाल के नेतृत्व में जो है अठूर विद्रोह होता है 1851 में। अब इसके परिणाम स्वरूप 1861 में क्या होता है कि 12 आनी बीसी जो भू व्यवस्था है ये लागू हुई थी यहाँ पे। ठीक है,
तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद अगले जो राजा आते हैं वो आते हैं भवानी शाह, ठीक है। 1859 से जो है 71 तक रहते हैं, और इनके समय कुछ महत्वपूर्ण तो नहीं हुआ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सुदर्शन शाह की मृत्यु के बाद जो उनके छोटे बेटे शेर शाह ने जो है सत्ता मतलब हथियाने का प्रयास करा था, लेकिन यहाँ पे जो अंग्रेजों का हस्तक्षेप था, अंग्रेज चाहते थे कि भवानी शाह बने, क्योंकि ये तो साधु प्रकृति के थे, शांत स्वभाव के थे, ठीक है। ये साधु प्रकृति के थे भवानी शाह, इनको गद्दी पे बिठाया, और इनकी माता का नाम क्या था, गुण देवी था, ठीक है, भवानी शाह। अब यहाँ पे क्या होता है कि 1860 में फ्रेडरिक विल्सन ने जो है टिहरी को जो है वनों का ठेका दिया था। टिहरी का जो वन थे उसका ठेका जो है फ्रेडरिक विल्सन को जो है दिया गया था 1860 में। और 1862 में क्या होता है, देवप्रयाग में एक संस्कृत पाठशाला की जो स्थापना करते हैं कौन, भवानी शाह। यहाँ से आपने एक फैक्ट ये ध्यान रखना है, 1862 में जो है देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला की जो है इन्होंने बनवाई थी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जो प्रताप शाह है इनके बारे में, ठीक है। 1871 से 1886 तक इनका कार्यकाल रहा। और सबसे पहले क्या होता है कि 1877 में ये जो है प्रताप नगर की जो है नींव रखते हैं, ठीक है, प्रताप नगर की नींव रखते हैं, और जो कि जलकूट नदी के किनारे स्थित है, तट पे स्थित है। और सबसे पहले कहा जाता है कि अपने नाम से शहर बसाने का जो श्रेय है ये किसे जाता है, ये जो है प्रताप शाह को जाता है, क्योंकि इन्होंने 1877 में जो है प्रताप नगर की जो है स्थापना करी, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाता है कि अपने नाम से शहर बसाने वाले कौन से शासक थे, प्रथम शासक थे, ये थे प्रताप शाह। इनके द्वारा जो है प्रमुख सुधार और स्थापनाएं करी गई वो हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले टिहरी में इनके द्वारा जो है अंग्रेजी शिक्षा की जो है नींव रखी गई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी शिक्षा की जो है नींव इनके द्वारा रखी गई टिहरी में। दूसरा क्या कार्य किया गया कि प्रताप इनके द्वारा जो है प्रताप प्रिंटिंग प्रेस की जो है स्थापना करी गई यहाँ पे, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस जो है इनके द्वारा स्थापित करी गई। और सबसे पहले जो है पुलिस विभाग का गठन भी इनके द्वारा करा जाता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, 1876 में राजधानी में पहला खैराती छपाखाना यानी अस्पताल जो इनके द्वारा खोला गया, ठीक है, खैराती छपाखाना से बोला गया, 1876 में जो है खोला गया। और इनके द्वारा जो है चीफ कोर्ट या फिर हुजूर कोर्ट की स्थापना भी करी जाती है, ठीक है, चीफ कोर्ट या हुजूर कोर्ट की स्थापना करी जाती है। साथ ही साथ इनके द्वारा जो है कुछ मार्गों का निर्माण कराया गया, जैसे टिहरी से मसूरी के बीच जो मार्ग है, ठीक है, राजमार्ग है, और टिहरी से श्रीनगर का जो राजमार्ग है ये भी इनके द्वारा बनाया गया, ठीक है। कौन कौन सा है, टिहरी से मसूरी और टिहरी से श्रीनगर वाला जो राजमार्ग है इनके द्वारा बनाया गया। इसके अलावा ज्यूला पैमाइश, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ज्यूला पैमाइश यानी ये इसकी जो स्थापना है, ये जो व्यवस्था है 1873 में जो है करी गई। इसमें क्या होता है कि ये एक प्रकार की नई भूमि व्यवस्था थी, ठीक है, इसमें नई भूमि व्यवस्था कराई थी, इसे ज्यूला पैमाइश जो है बोला गया था, जिसके तहत क्या होता था कि इसके तहत 22 पट्टियों में इसे जो है भूमि को विभक्त करा गया था यहाँ की। और यहाँ पे जो है प्रत्येक 1 वर्ष के लिए जो है कारदार जो पटवारी के समान होता था, जो अंग्रेज अधिकारी पटवारी होता था उस समय, इनके समान ही ये पद था, ये जो है कारदार को जो है नियुक्त करा गया था प्रत्येक 1 साल के लिए, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। ज्यूला पैमाइश में क्या होता है, सबसे पहले 1873 में होती है, ठीक है, एक प्रकार की जो है भूमि व्यवस्था थी ज्यूला पैमाइश। इसमें यहाँ की जो राज्य को, ठीक है, यहाँ की जो टिहरी रियासत थी, राज्य को 22 पट्टियों में विभक्त करा गया, ठीक है। और इसमें जो अधिकारी था वो प्रत्येक 1 साल के लिए चुना जाता था, जिसे कारदार जो है बोला जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कुप्रथाओं का अंत करा गया इनके द्वारा, ठीक है, जो महारानी गुलेरिया थी इनकी सलाह पे ये कार्य करा जाता है। तो यहाँ पे 3 जो दमनकारी प्रथाएं थी पहले, इनका जो है समाप्त करा गया था। ये कौन कौन सी थी, पहला था खेण प्रथा। इसमें क्या होता था कि इसे बेगार यानी बिना मजदूरी के काम कराया जाता था, ठीक है, बिना पैसा कोई भी नहीं दिया जाता था और बोला जाता था काम कर। तो इसको समाप्त करा गया पहला, ठीक है, खेण प्रथा। किसके कहने पे, महारानी जो गुलेरिया है इनके कहने पे। दूसरा क्या, विशा जो प्रथा थी, इसके तहत क्या होता था कि अन्न के रूप में जो है कर भंडार तक पहुंचाना होता था, ठीक है। अब ठीक है, इस प्रथा को भी भाई, विशा प्रथा को भी समाप्त करा गया। तीसरा था पाला, ठीक है, पाला प्रथा। इसके तहत क्या होता था, राज दरबार में जो है दूध घी दही वगैरह जो है मुफ्त में पहुंचाना होता था, इसमें कुछ भी नहीं दिया जाता था आपको। अगर आपके यहाँ गाय भैंस कुछ भी है तो आप मुफ्त में जो है राज दरबार में जो दूध घी पहुंचाओ, इसे बोला जाता था पाला प्रथा, और इसे भी जो है समाप्त करा गया, ठीक है। तो इनके द्वारा आपने ध्यान रखना है, ठीक है, आपने ध्यान रखना है, इनके द्वारा जो ये सारे कार्य करे गए प्रताप शाह के द्वारा, ठीक है। अगला जो है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो है रमाई, ठीक है, राज्य को रमाई, टकनौर, चिल्ला, देवप्रयाग, ये 4 भागों में जो है बांटकर प्रत्येक
क्षेत्र में जो है थानेदार नियुक्त करते हैं ताकि जो है यहाँ पे शांति व्यवस्था बनी रहे, ठीक है। और महारानी गुलेरिया जो ये कौन थी, इनकी पत्नी थी, ठीक है। इन्हीं के कहने पे क्या होता है, ये जो तीनों व्यवस्थाएं थी, ठीक है, जो प्रथाएं थी, ये जो है समाप्त करी जाती है। ये इनकी जो है क्या थी, पत्नी थी, और इनका मूल नाम क्या था, कुंदन देई था, ठीक है। और ये कहाँ थी, मंडी रियासत, मंडी में इनका जन्म हुआ था, हिमाचल की रहने वाली थी, ठीक है। कुंदन देई इनका मूल नाम था, और इन्हें जो है महारानी गुलेरिया बोला जाता था। अब राजा की मृत्यु के बाद, जब इनकी मृत्यु हो जाती प्रताप शाह की, इसके बाद जो है ये शासन किस प्रकार से चलाती है, तो ये काउंसिल ऑफ रेजेंसी की सहायता से जो है यहाँ पे शासन चलाती है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है कि काउंसिल ऑफ रेजेंसी की सहायता से कौन जो है यहाँ पे शासन चलाती है, महारानी गुलेरिया। अब यहाँ पे कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं हम, जैसे जो लक्ष्मी कटेत है, ठीक है, और एक दंडक आंदोलन होता है, उसके बारे में हम देखते हैं। जो लक्ष्मी कटेत है, रवाई परगना का जो है प्रशासक था, रवाई क्षेत्र में, जो रवाई जौनपुर क्षेत्र है, यहाँ पे एक प्रशासनिक प्रशासक था ये। और राय बहादुर की पदवी जो सबसे पहले सम्मानित होने वाला पहला गढ़वाली था ये, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, लक्ष्मी कटेत को जो है राय बहादुर की जो है पदवी दी गई थी सबसे पहले, और सबसे पहला जो गढ़वाली ये था इस पदवी पाने वाला। और इन्होंने क्या करा कि इसने जो है प्रजा पर लगने वाले पाला बिशा जो टैक्स था, अभी हमने देखा ना ऊपर, पाला बिशा वगैरह, जो पाला और बिशा जो ये टैक्स थे, पाला बिशा टैक्स के खिलाफ राजद्रोह किया था। और इनके नेतृत्व में जो है 1882 में प्रसिद्ध एक आंदोलन होता है, जिसे जो है दंडक आंदोलन बोला जाता है इसे, या फिर दांडक आंदोलन बोला जाता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, इससे पहले वीडियो एग्जाम में पूछा गया था कि पाला बिशा जो है किसके द्वारा समाप्त करा गए थे जो टैक्स थे, तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही थी, लक्ष्मी कटेत की रहती है। और इनके द्वारा जो है दंडक आंदोलन जो है इनके नेतृत्व में करा जाता है। इसके बाद अगले जो राजा है, राजा कीर्ति शाह, ये 1886 से 1913 तक जो है रहते हैं, इनका कार्यकाल रहता है। अब यहाँ पे क्या होता है, कीर्ति शाह का समय, ये अल्पायु में होते हैं, और ये अल्पायु में ही गद्दी में बैठते हैं, ठीक है। कीर्ति शाह जो है अल्पायु में गद्दी में बैठते हैं, और इनकी जो यहाँ पे संरक्षिका होती है वो महारानी गुलेरिया होती है, ठीक है, महारानी गुलेरिया होती है। और यहाँ पे इनके जो शिक्षा है वो मेयो कॉलेज जो अजमेर में है, इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी यहाँ से 87 अंक और 3 स्वर्ण और जो 11 रजत पदक, इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखा हुआ था तो मैंने लिख दिया, ठीक है। ये शिक्षा यहाँ से प्राप्त करते हैं मेयो कॉलेज से। और 27 मई 1898 में जो है इनको पूर्ण जो है संपूर्ण अधिकार जो है राज्य अधिकार जो है दिया गया, ठीक है। क्योंकि इससे पहले तो अल्पायु थे ना, ये छोटे थे, तो संरक्षिका कौन थी, गुलेरिया थी, महारानी गुलेरिया। तो 1898 में इनको जो है संपूर्ण अधिकार जो है प्राप्त होता है। अब इनको जो है कुछ विशेष उपाधियां दी गई थी, जहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, जैसे ब्रिटिश उपाधियां इनके द्वारा दी गई थी इनको जो है 31 दिसंबर 1858, ठीक है, 98 को, ठीक है, 98 है, इनको जो है कंपेनियन ऑफ इंडिया की जो उपाधि दी गई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछा जाता है एग्जाम में, कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि जो है किसे दी गई थी, तो ये कीर्ति शाह को दी गई थी। और 1900 में इंग्लैंड में जो है 11 तोपों की सलामी भी इन्हें दी जाती है। और 9 नवंबर 1901 में जो है नाइट कमांडर की उपाधि भी इन्हें दी जाती है, ठीक है। और साथ ही 1903 में दिल्ली दरबार में जो है सर या फिर KCSI की उपाधि भी इन्हें दी जाती है। तो ये इतनी सारी उपाधियां इनकी है कीर्ति शाह की, यहाँ से जो एग्जाम में जो है प्रश्न बनते हैं, ये आपने ध्यान रखना, कंपेनियन ऑफ इंडिया, 11 तोपों की सलामी, नाइट कमांडर, सर या KCSI की उपाधि जो इन्हें दी जाती है, ठीक है। अब 1907 में जो लॉर्ड कैंपबेल है ये टिहरी आते हैं, और ये कीर्ति शाह के बारे में क्या कहते हैं कि कीर्ति शाह सदृश राजा, कीर्ति शाह के जैसा राजा मैंने पूरे भारतवर्ष, ठीक है, मैं किसी भी भाग में नहीं पाया। तो ये एक ऐसा कौन बोलता है, कैंपबेल बोलता है, ठीक है। और इनको जो है राजर्षि नाम से भी संबोधित किया जाता है, किसे, कीर्ति शाह को। अब ये राजर्षि नाम जो है, ये जो भक्त दर्शन है, ठीक है, भक्त दर्शन के द्वारा जो है ये नाम दिया जाता है राज दर्शन, ठीक है, राजर्षि का। अब इनके द्वारा जो है सर्वधर्म सम्मेलन एक सभा बुलाई गई थी, ठीक है, 1902 में। और 1902 में क्या होता है, स्वामी जो राम तीर्थ है जो टिहरी आते हैं, इनको जो है ये जापान के अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भेजते हैं, और पूरे जो यात्रा का व्यय है खुद जो है वहन करते हैं ये, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना। पहला क्या है कि सर्वधर्म जो सम्मेलन है ये सभा बुलाते हैं, 1902 में स्वामी राम तीर्थ को जो है कहाँ भेजते हैं, ये जापान में भेजते हैं, ठीक है। और तारादत्त गैरोला इनके जो है विधि जो है क्या थे, एडवाइजर थे, ठीक है, परामर्शदाता थे ये, ठीक है, एक प्रकार से जो है, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना।
दूसरा क्या है, इनके द्वारा जो प्रमुख कार्य किए गए वो हम देखते हैं। जैसे 1897 में जो महारानी विक्टोरिया है, इनकी हीरक जयंती पे टिहरी में 110 फीट जो ऊंची टावर बनाते हैं, ठीक है, क्लॉक टावर जो टिहरी का है, ये जो इनके द्वारा बनाया गया था 1897 में, ठीक है। किसकी याद में? महारानी विक्टोरिया की जो हीरक जयंती थी, उनके जो हीरक जयंती पे ये टावर जो है बनाया गया था। आगे चल के 1894 में जो बिलोली ग्राम था उस समय का, यहाँ पे जो है कीर्तिनगर की स्थापना करते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने देखा प्रताप शाह के द्वारा जो प्रताप नगर की स्थापना करी जाती है, और इनके द्वारा जो है कीर्तिनगर की स्थापना करी जाती है 1894 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही इंपॉर्टेंट है ये बैंक ऑफ गढ़वाल, ठीक है, बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना करी जाती है। कृषकों के लिए जो है एक कृषि बैंक की स्थापना करी जाती है टिहरी में, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब इनके द्वारा जो है हिंदी टाइपराइटर का जो आविष्कार करा जाता है, ठीक है, और उसका जो है पेटेंट किसी एक कंपनी को दिया जाता है कि तुम अब इसका जो है पेटेंट ले लो, यानी तुम बोलो कि ये जो है हमने बनाई है, ठीक है, इस प्रकार से पेटेंट होता है। तो वो कोई अन्य उसको जो है दावा नहीं करता कि हमारे द्वारा बनाई गई है। तो हिंदी टाइपराइटर बनाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है अन्य कार्य जो इनके, टिहरी में एक व्ययशाला बनाई इनके द्वारा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और नगर पालिका की स्थापना भी इनके द्वारा करी जाती है, और जनता को पहली बार बिजली सुविधा भी इनके द्वारा दी जाती है, और उत्तरकाशी में जो है कुष्ठ आश्रम बनाया जाता है, और साथ ही जो है हिबेट संस्कृत पाठशाला 1909 में इनके द्वारा बनाई जाती है। और एक जो है सेना का निर्माण भी करते हैं यहाँ पे, ठीक है, सेना बनाते हैं जो जिसे जो है माइनर्स और सेपर्स फोर्स का जो है गठन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यमुना नदी के तट पे जो है हिबेट ब्रिज का भी निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप ध्यान रखना, ठीक है। जैसे टिहरी में वेधशाला, नगर पालिका की स्थापना, और जनता को जो है पहली बार बिजली की सुविधा, उत्तरकाशी में कुष्ठ आश्रम बनाया, हिबेट संस्कृत पाठशाला 1909 में बनाते हैं टिहरी में, और सेना बनाते हैं जिसे जो है माइनर्स और सेपर्स जो है फोर्स बोला जाता है, और यमुना नदी पे जो है हिबेट ब्रिज का भी निर्माण इनके द्वारा कराया जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं जो नरेंद्र शाह के बारे में, ठीक है। ये जो है 1913 से 1946 तक जो है शासन करते हैं। इनका जन्म 1898 में प्रतापनगर में होता है, और 1913 में अल्पवयस्क के रूप में जो है गद्दी पे बैठते हैं। और इनके भी जो शासन चलाने के लिए जो है संरक्षण समिति जो है बनाई जाती है, जिसमें राजमाता नेपालिया, ठीक है, और अंग्रेजी जो अफसर थे सेमियर, और हरिकृष्ण दत्त जो रतूड़ी थे, ये जो इसमें शामिल होता है, ठीक है, हरिकृष्ण रतूड़ी। और इनको भी जो पूर्ण अधिकार होता है राज सत्ता का, वो जो है 4 अक्टूबर 1919 में जो है दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि पहले ये अल्पवयस्क थे, ठीक है, 1913 में। फिर आगे चल के क्या करते हैं, नरेंद्र नगर की स्थापना करते हैं 1921 में, ठीक है। 1921 में जो है इन्होंने नरेंद्र नगर को बसाया, और 1925 में अपनी राजधानी, ठीक है, ये टिहरी से जो है कहाँ लेके आ जाते हैं, यहाँ पे जो है नरेंद्र नगर में जो है बनाते हैं, ठीक है। और इसमें जो इनका खर्च आता है टोटल, वो 30 लाख रुपए जो खर्च आता है, ठीक है, राजधानी जो है स्थानांतरित करने में, और यहाँ पे। तो ये आपने ध्यान रखना है, 1921 में नरेंद्र नगर बसाया, और 1925 में जो इसे राजधानी जो है बना दिया गया। और इनके द्वारा भी एक डोरी पैमाइश, जैसे ऊपर हमने देखा ज्वाला पैमाइश, ठीक है, इसी प्रकार जो है डोरी पैमाइश जो है इनके द्वारा बनाई जाती है। और ये जो है भूमि व्यवस्था के लिए बनाई गई थी डोरी पैमाइश, जिसमें जो है इसमें एक प्रमुख योगदान जो है जोत सिंह नेगी का भी रहता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि डोरी पैमाइश में प्रमुख योगदान किसका रहता है, जोत सिंह नेगी का रहता है, और किसके शासनकाल में बनती है ये, ठीक है, नरेंद्र शाह के शासनकाल में बनती है। इनको जो है गढ़वाल का शेरशाह सूरी भी बोला जाता है, ठीक है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि सड़कों का निर्माण कराने के कारण जो है इन्हें उपनाम दिया गया गढ़वाल का शेरशाह सूरी। जिस प्रकार से जो है भारत के इतिहास में शेरशाह सूरी जो रोड बनाते हैं, जैसे ग्रांड ट्रंक जो रोड थी, इस प्रकार से, तो इसी प्रकार से इनको भी जो है गढ़वाल का शेरशाह सूरी बोला जाता है। अब यहाँ पे कुछ कुप्रथाएं हैं जिनका अंत 1920 में, जैसे बरा और जो बेगार प्रथाएं थी यहाँ पे, इनका उन्मूलन की घोषणा करते हैं ये, ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। और साथ ही साथ 1920 में यहाँ पे जो है कृषि बैंक भी बनाते हैं, और 1923 में सार्वजनिक पुस्तकालय बनाते हैं यहाँ पे, और 1923 में ही राज्य प्रतिनिधि सभा का भी यहाँ पे जो है स्थापना करते हैं। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, 1920 में कृषि बैंक इनके द्वारा भी बनाया जाता है, और 1923 में सार्वजनिक पुस्तकालय, और 1923 में ही क्या बनाया जाता है इनके द्वारा, राज्य प्रतिनिधि सभा बनाया जाता है, ताकि राज्य के लोग जो है इसमें प्रतिभाग करें, और जो है राज्य को जो है सहयोग करें। इसके अलावा 1921 में टिहरी में प्रथम बार जो है जनगणना होती है,
ठीक है, नरेंद्र शाह के समय। और इसमें जो जनगणना अधिकारी है उमादत्त डंगवाल जी होते हैं, ठीक है, उमादत्त डंगवाल जो है प्रथम जनगणना अधिकारी होते हैं। 1921 में पहली बार जो टिहरी में जनगणना होती है। अब 1938 में टिहरी हाई कोर्ट की स्थापना होती है, ठीक है, टिहरी में हाई कोर्ट की स्थापना होती है 1938 में। और प्रथम न्यायाधीश जो है मुकुंदी लाल को, ठीक है, जो बैरिस्टर मुकुंदी लाल है, इनको यहाँ पे बनाया जाता है। और ये जो है न्यायाधीश 1938 से 1943 तक जो है रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, 1938 से 1943 तक जो है यहाँ पे न्यायाधीश रहते हैं। तो टिहरी हाई कोर्ट की स्थापना आपसे पूछा जा सकता है 1938 में नरेंद्र शाह के समय होती है। और साथ ही साथ 1934 में, इंपॉर्टेंट है ये भी, टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना होती है, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और 1939 में जो यहाँ पे टिहरी में कुष्ठ विधान पारित करा जाता है, और 1943 में जो है टीका विधान पारित करा जाता है यहाँ पे, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और अगस्त 1946 में टिहरी राज्य प्रजामंडल को जो है वैधानिक स्वीकृति भी प्राप्त करी जाती है, ठीक है। और नरेंद्र शाह ने क्या करा कि जो प्रताप हाई स्कूल था उसको जो है इंटर कॉलेज बना दिया था, ठीक है, प्रताप हाई स्कूल को इंटर कॉलेज बना दिया गया। और जो हरिकृष्ण रतूड़ी के द्वारा जो रचित नरेंद्र हिंदू लॉ था, इन्होंने एक कानून बनाया था अपना, ठीक है, किसने, हरिकृष्ण रतूड़ी ने, इनके समय में इसको जो है राज्य के न्यायालयों में संहिता के रूप में जो है प्रयोग किया जाने लगा था, ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और साथ ही साथ जो यहाँ पे शहीद गब्बर सिंह नेगी की स्मारक है चंबा में, इसका निर्माण भी इनके द्वारा कराया जाता है सन 1925 में, ठीक है। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को जो है कीर्ति शाह की स्मृति में नरेंद्र शाह के द्वारा जो है 1 लाख रुपए दान दिए जाते हैं, जिससे वहाँ पे जो है सर कीर्ति शाह चेयर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो स्थापित करी गई, ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। उतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को जो है कीर्ति शाह की जो याद में 1 लाख रुपए दान देते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे 2 घटनाएं होती है इनके समय, ठीक है, नरेंद्र शाह के समय जो है यहाँ पे 2 घटनाएं होती है। एक होती है 30 मई 1930 को, जो तिलाड़ी कांड है, जिसे रवाई कांड भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो चक्रधर जो जुयाल होता है, ठीक है, दीवान होता है इस समय यहाँ पे, चक्रधर जुयाल के द्वारा जो यहाँ पे जनता पे जो आंदोलन होता है गढ़वाल में जो है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इनके द्वारा जो है गोली चलाने का आदेश दिया जाता है इन्हें, ठीक है, गोली चलाने का आदेश दिया जाता है, जिसमें जो है बहुत सारे जो है निर्दोष लोग मारे गए थे, ठीक है। ये तिलाड़ी जो मैदान था, इसमें जो एक क्रूर जो हत्या होती है, इसके कारण इसे गढ़वाल का जलियांवाला बाग भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है जलियांवाला, जैसे जलियांवाला बाग में जो है वो होती है, तो जलियांवाला बाग बोला जाता है इसे गढ़वाल का, ठीक है। और यहाँ पे आंदोलन हो रहा था वनों से संबंधित जो थे, यहाँ पे टिहरी रियासत के द्वारा जो 1927 में इस घाटी में वन बंदोबस्त लाए जा रहे थे, ठीक है। इससे परेशान होके यहाँ की जो ग्रामीण जनता थी, यहाँ के जंगल के जो अधिकार थे, पारंपरिक जो हक हुकूम थे, वो समाप्त करे जा रहे थे, इसके विरोध में ये जनता इकट्ठी हुई थी और ये आंदोलन कर रही थी। लेकिन चक्रधर जुयाल यहाँ पे जो है गोली चलाने का आदेश देते हैं यहाँ पे, इसीलिए इसको जो है क्या बोला जाता है, इसे जनरल डायर बोला जाता है उत्तराखंड का, ठीक है। तो ये घटना कब होती है, 30 मई 1930 को होती है। और साथ ही 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन जी जो यहाँ पे अनशन पे 84 दिन की इनकी भूख हड़ताल थी, और इसके बाद जो है ये जो है वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, ये शहीद हो जाते हैं, ठीक है। 25 जुलाई 1944 को इनकी जो है मृत्यु हो जाती है, ये घटना भी इनके कार्यकाल में होती है यहाँ पे, ठीक है। और 23 जनवरी 1939 को देहरादून में जो है टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना होती है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। कहाँ होती है, देहरादून में होती है 23 जनवरी 1939 को। इसके बाद जो अंतिम राजा आते हैं वो है मानवेंद्र शाह, ठीक है। ये जो है 1946 से 1949 तक रहते हैं यहाँ पे मानवेंद्र शाह। अब इनके समय क्या क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। ये जो है 1946 में गद्दी में बैठते हैं, और टिहरी के क्या है, अंतिम राजा है। और टिहरी में जो है 28 अप्रैल 1947 को शांति रक्षा अधिनियम भी बनाया गया था। और यहाँ पे जो है सकलाना विद्रोह होता है 1947 में, ठीक है। और आगे चल के 1948 में कीर्ति नगर जो आंदोलन होता है ये होता है, इसमें जो है भोलू बरदारी जो होते हैं यहाँ पे, भोलू राम और नागेंद्र सकलानी, ये जो है शहीद हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, कीर्तिनगर आंदोलन में। तो ये ध्यान रखना है, इनके समय जो है 2 यहाँ पे विद्रोह होते हैं, एक सकलाना विद्रोह 1947 में, और कीर्तिनगर आंदोलन जो है 1948 में होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि भाई अब भारत, टिहरी रियासत को भारत में मिलाने का समय आ रहा है, ठीक है, क्योंकि शासन प्रशासन सही तरीके से नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक अंतरिम सरकार, अंतरिम जो मंत्रिपरिषद है बनाई जाती है 15 फरवरी 1948 को, ठीक है। और इसकी शपथ ली जाती है
और इसमें जो है ज्योति प्रसाद है, इनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और संविधान सभा के जो अध्यक्ष है पुरुषोत्तम जो दत्त रतूड़ी है, इनको जो बनाया जाता है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष जो है पुरुषोत्तम दत्त रतूड़ी और ज्योति प्रसाद को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया। और भारत में जो विलय होता है टिहरी रियासत का 1 अगस्त 1949 को, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट है। 1 अगस्त 1949 को जो है टिहरी रियासत का भारत में विलय हो जाता है, आधिकारिक रूप में विलय हो जाता है। और किस में होगा? उत्तर प्रदेश में होगा। उस समय संयुक्त प्रांत था, और संयुक्त प्रांत का जो है 50वां जिला जो है बनता है। और अगर कुमाऊं गढ़वाल की बात करें तो चौथा जिला बनता है। इससे पहले 3 जिले जो है कुमाऊं में ऑलरेडी, मतलब उत्तराखंड में ऑलरेडी जो है बने हुए थे। तो उत्तर प्रदेश का यानी संयुक्त प्रांत का 50वां जो जिला बनता है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। सबसे पहले जो इसमें हस्ताक्षर होते हैं, जो विलय पत्र था, सबसे पहले इसमें हस्ताक्षर जो करने वाले व्यक्ति थे वो थे परिपूर्णानंद पैनुली, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और राजमाता कमलेंदुमती, जो राजमाता कमलेंदुमती शाह है, ये जो है प्रथम लोकसभा टिहरी से सांसद चुनी गई। और 1958 में यानी 1958 में जो है पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। और मानवेंद्र शाह जो है 1957 से 2004 तक लगातार 8 बार जो यहाँ से सांसद रहे। और इनका निधन, मानवेंद्र शाह का निधन जो है 5 जनवरी 2007 को जो इनका निधन हो जाता है। तो ये थे सारे के सारे यहाँ के शासक, ठीक है, टिहरी रियासत के। अब हम देखते हैं टिहरी रियासत की में जो प्रशासनिक और भूमि व्यवस्था थी, और सारे के सारे जहाँ से सवाल बनते हैं, यहाँ से जो है बहुत सवाल बनते हैं, इसको जवाब जो है ढंग से पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है वजीर और दीवान जो राजा के बाद सर्वोच्च पद होते थे, ठीक है। अब सर्वोच्च पद दीवान और वजीर का ही होता था। और सुदर्शन शाह के समय यहाँ पे वजीर जो दुर्गादत्त पैनुली थे, और दीवान कौन थे? ज्वालादत्त बहुगुणा, ठीक है, सुदर्शन शाह के समय। और कीर्ति शाह के समय जो है हरिकृष्ण रतूड़ी जो है वजीर हुआ करते थे। और नरेंद्र शाह के समय जो है चक्रधर जुयाल जो थे वो दीवान थे, ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो इतने आपने ध्यान रखना है। अब देवाल या दीक्षक, ठीक है, ये क्या था? ये जो है प्रबंधक या प्रबंध प्रभारी हुआ करते थे। प्रद्युम्न शाह और सुदर्शन शाह के समय जो है ये जो है हरिदत्त शास्त्री जो है इस पद पर तैनात थे, ये भी आपने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे जो है राज्य का विभाजन किस प्रकार से होता था? थाना, परगना और पटियां और ग्राम थे, ठीक है। सबसे जो छोटी जो प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी वो हुआ करती थी ग्राम, ठीक है। और ये इस प्रकार से बढ़ती थी, सबसे छोटी ग्राम, फिर पट्टी, फिर परगना, फिर थाना। अब इसका जो मुखिया होता था, ग्राम का मुखिया होता था, इसको बोला जाता था प्रधान, ठीक है, प्रधान बोला जाता था। जो कि एक प्रकार से क्या होता था, ये जो पद होता था ये वंशानुगत होता था, ठीक है, वंशानुगत जो है पद होता था ये। यानी अगर जो कोई प्रधान है बना हुआ, इसका पुत्र भी क्या बनेगा? इसका पुत्र ही अगला प्रधान बनेगा। तो ये जो पत्र है, ये जो पद है, ये वंशानुगत होता था, ठीक है। और गांव की जो राजस्व है, एकत्र जो धनराशि है एकत्र करने का जो काम ये प्रदान किया करते थे, ठीक है। तो एक तो आपने ध्यान रखना है, यहाँ से सवाल बनता है सबसे छोटी जो प्रशासनिक इकाई है वो कौन सी है? ग्राम है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा आता है पट्टी। अब पट्टियों में कौन सा अधिकारी होता था? यहाँ पे पटवारी, जो पटवारी था उस समय राजस्व अधिकारी होता था यहाँ पे पटवारी, ठीक है, राजस्व अधिकारी, ये आपने ध्यान रखना है पट्टियों में। और तीसरा जो था वो था परगना, ठीक है। परगने का जो अधिकारी होता था उसे ऐसे सुपरवाइजर बोला जाता, वाइजर बोला जाता था इसे, ठीक है। और ये जो एक प्रकार से अंग्रेजों के, ब्रिटिश के समय जो होता था ना कानून गो, ठीक है, कानून गो जो होता था पद, उसके समान ही होता था, ठीक है, परगना जो सुपरवाइजर है। और इसका जो काम होता था वो क्या होता था? राजस्व वसूली करना, ठीक है, राजस्व जो वसूली करना होता था, ठीक है, राजस्व वसूली का जो इसका कार्य होता था। और ये जो है थोकदार, यहाँ पे जो है इसी के अंतर्गत जो है थोकदार जो बोलते थे इसे, थोकदार, या जैसे कमीण या सियाणा भी बोला जाता था, ठीक है, कमीण या फिर सियाणा इसे बोला जाता था। ये भी जो है परगना के अंतर्गत ही होते थे, ठीक है। और अब हम देखते हैं जो राजस्व वसूली का कार्य जो था, ये जो राजस्व वसूली का कार्य थोकदार के द्वारा करा जाता था, ठीक है, इसे ही कमीण या सियाणा बोला जाता था, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। इसके बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो आप लोग बने रहेगा, इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ से जो है इंपोर्टेंट सवाल बनते हैं, ठीक है। अब जैसे भूमि व्यवस्था यहाँ पे, तो भूमि का तो पूर्ण स्वामित्व किसमें? राजा में निहित था। और आय का मुख्य साधन भी सिरती-कर्ता यानी भूमि करता एक प्रकार से, ठीक है, तो सिरती करता। और राजा जो है 3 स्थितियों में भी भूमि को जो है देता था,
ठीक है, दूसरों को जो है भूमि को 3 स्थितियों में ही राजा देता था। पहली स्थिति कौन सी थी? पहली थी संकल्प या फिर विष्णु प्रीति जैसे बोला जाता था, जो कि विद्वान, जो ब्राह्मण जो विद्वान होते थे उनको जो है दी जाती थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि कौन सी होती थी? विष्णु प्रीति या फिर संकल्प जो भूमि थी वो होती थी। दूसरा होता था रोत, यानी वीर सैनिक, जो वीर अपनी वीरता साबित करते थे, युद्ध में वीर सैनिक होते थे, उनको जो ये भूमि जो है दान की जाती थी, उससे बोला जाता था रोत। ठीक है, रोत भूमि। तीसरी थी जागीर, ये जो राज्य के जो अधिकारी थे उनको दी जाती थी जागीर। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की ही भूमि थी यहाँ पे, 3 प्रकार से जो है दूसरों को भूमि दी जाती थी। और प्रमुख जो साधन होता था आय का वो था सिरती कर। ठीक है, सिरती या भूमि कर जिसे बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे बोला जाता है आसामी। ठीक है, आसामी के प्रकार, एक प्रकार से किसान जो थे यहाँ पे, जो किसान ही थे ये, ठीक है, राजा की इच्छा से जो यहाँ पे कृषि करते थे वही आसामी कहलाते थे। तो किसान एक प्रकार से यहाँ पे 3 प्रकार के किसान होते थे। एक तो था मोरूसीदार, ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनने के चांस रहते हैं, तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा। पहला कौन था? मोरूसीदार जो था ये स्वतंत्र रूप से होता था, अपनी खेती स्वयं करता था, और जो ये सीधा की सीधा जो है टैक्स यानी जो कर था वो सीधा राजा को देता था। ठीक है, ये राजा को सीधा टैक्स देता था और अपने जो स्वतंत्र रूप से कृषि करता था, इसे बोला जाता था मोरूसीदार। ठीक है, दूसरा था खैकर, ये जो है मोरूसीदार के अधीन, ठीक है, उसकी भूमि पर खेती करता था और उसे निर्धारित रकम देता था। जो खायकर है ये इसके जो है अंडर कार्य करता था, इसके भूमि इसके अधीन जो है कार्य करता था, और ये जो है निर्धारित रकम किसे देता था? फिर वापस जो मोरूसीदार को देता था। और जो सिरतान होता था, ये मोरूसीदार और खायकर इन दोनों के अंतर्गत जो है भूमि ये तो जो है नगद रकम देता था, जिसे जो है सिरती बोला जाता था, यही सिरती कर है। ठीक है, ये नगद रकम देता था इन दोनों को। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, इन्हें एक बार फिर देखते हैं हम। ठीक है, मोरूसीदार एक स्वतंत्र रूप से होता था। ठीक है, ये तो सीधा सीधा राजा को टैक्स देता था। ठीक है, सीधा राजा को देता, भाई मैं तो स्वतंत्र हूँ, मैं अपने आप खेती करूंगा और सीधा राजा को टैक्स दूंगा। अब ये खायकर जो था ये इसकी जमीन पर करता था, ठीक है, खेती करता था, और इसे जो है निर्धारित रकम देता था मोरूसीदार को। ठीक है, ये क्या करता था? राजा से जमीन लेके इन्हें देता था नीचे खायकर को। और जो सिरतान था ये तो सबसे निचले स्तर पर था, ये इन दोनों की भूमि पे जो है नगद रूप से जो है वो करता था और रकम भी देता था इनको सिरती कर रूप में इन दोनों को। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अगला है यहाँ पे परगने का जो अधिकारी है वो सुपरवाइजर कानून गो, जो हमने ऊपर देखा ना, सुपरवाइजर कानून गो होता था परगने में। और पट्टियों में कौन होता था? पटवारी। और राजस्व वसूली करने वाला जो था वो थोकदार या फिर जिसे कमीन या सयाना बोल लेते थे, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्व वसूली करने वाले अधिकारी कौन कहलाते थे? थोकदार या फिर कमीन या सयाना इन्हें बोला जाता था। और गांव का जो मुखिया है वो प्रधान होता था, और यह जो पद है वंशानुगत होता था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब कर व्यवस्था यहाँ की कैसी थी? जैसे यहाँ पे तिहाड़ कर जो लिया जाता था कृषि उपज का 1/3, ठीक है, एक यानी 1/3 लिया जाता था, 1/3 भाग के रूप में ये लिया जाता था। ठीक है, कृषि तिहाड़ कर। फिर दूसरा था अधेल कर, ये जो है उपजाऊ भूमि पर लिया जाता था, सामान्य भूमि पर लिया जाता था, और ये जो है आधा भाग इसमें जो भूमि कर के रूप में लिया जाता था, इसे ही अधेल कर बोला जाता था, यानी 1/2 लिया जाता था। फिर अगला था पूर्ण टूटी, ये प्रकार का आयात निर्यात करता है, इंपोर्टेंट है, पूछा भी गया कई बार ये, तिहाड़ कर और ये दोनों इंपोर्टेंट है। तो पूर्ण टूटी कर कैसा है? आयात निर्यात कर है, आयात और निर्यात पे कर लगता था, और इसकी वसूली करने के लिए चौकियां बनाई गई थी, और जहाँ पे जो है मुंशी बैठते थे उन्हें मुंशी कहा जाता था। ठीक है, इसकी वसूली करने के लिए जो है चौकियां बनाई गई थी। ये कैसा करता? ठीक है, ये जो है एक प्रकार का आयात निर्यात जो है करता। ठीक है, इतना आपने ध्यान रखना है, ये इंपोर्टेंट है, यहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं तीनों से। ठीक है, फिर अगला है जो रियासत में लगने वाला जो लगान था 7/8 भाग, इसे जो है मामला या रकम बोला जाता था। और 1/8 भाग जो अन्न के रूप में दिया जाता था, ये इसे जो है बिसाई या फिर बरा के रूप में लिया जाता था, ये जो कर है। ठीक है, इसे और 1/8 जो लिया जाता था ये जो है बिसाई या फिर बरा बोला जाता था। और घी कर या चराई कर, ये पशु चराने वाले जो लोग थे उन पर लगाया जाता था, घी कर या फिर चराई कर। ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं मापन प्रणाली। ठीक है, मापन प्रणाली कौन कौन सी थी? तो अजयपाल के द्वारा जो नापतोल के लिए एक ध्यूली पाता, ठीक है, ध्यूली पाता इसे बोला जाता है, ध्यूली पाता, ये जो है अजयपाल के द्वारा जो चलाया जाता है, और एक पाता लगभग जो है वर्तमान के 2 किलो के समान होता है। ठीक है, जो इसका जो एक पाता होता था वो जो है 2 किलो के लगभग होता था, 2 किलो होता था मतलब। ठीक है, और भूमि माप की जो सबसे बड़ी इकाई जो है ज्यूला कहा जाता है, और सबसे छोटी इकाई जो है मुट्ठी।
तो यहाँ ये जो इम्पोर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में जो है क्वेश्चन यहाँ से बनाए गए हैं कि आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, ध्यूली पाता जो है, ठीक है, ध्यूली जो पाता है ये किसके द्वारा बनाया गया? सबसे पहले तो अजय पाल के द्वारा, ठीक है। ये कैसा है? मापतोल की इकाई है, ठीक है। एक पाता में कितने किलो आते हैं? 2 किलो आते हैं। और भूमि, अब भूमि माप की आ रही है, ठीक है, ये तो अनाजों को मापने के लिए होता था ध्यूली पाता, ठीक है। और अब आ रही भूमि माप की। अब सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? ज्यूला है, और सबसे छोटी है मुट्ठी है। ये जो दोनों है ये भूमि माप की है, और जो ध्यूली पाता है ये जो अनाजों को, ठीक है, अनाज मापने की जो है इकाई है। अब इसमें जो विशेष जो है, जैसे ओताली भूमि है, ओताली भूमि इंपोर्टेंट है, ठीक है, इंपोर्टेंट है, स्टार बना दीजिए यहाँ पे। ओताली जो भूमि है, पुत्रहीन व्यक्ति की जो लावारिस भूमि होती थी उसे जो है ओताली भूमि बोला जाता था। जिसका कोई पुत्र नहीं है, आगे कोई है नहीं, लावारिस प्रकार की भूमि है, इसे क्या बोला जाता था? ओताली भूमि। और गयाली जो भूमि है, ठीक है, गयाली भूमि, इसमें जो है भूस्वामी द्वारा छोड़ी गई भूमि थी, ठीक है। कोई भूस्वामी है, यहाँ से जो है दूसरी जगह चला गया बसने के लिए, छोड़ दिया भूमि उसने, यहाँ नहीं रह रहा, दूसरी जगह चला गया, इसे क्या बोला जाएगा? गयाली भूमि, ठीक है। भूस्वामी के द्वारा छोड़ी गई भूमि गयाली भूमि कहा जाता है। और मुयाली भूमि, अब तीसरा है मुयाली भूमि, जो मृतक भूस्वामी है, भाई किसी कोई स्वामी है, भूस्वामी है कोई, ठीक है, ये मर गया, इसकी मृत्यु होगी, अब इसकी जो भूमि है वो क्या कहलाएगी? मुयाली भूमि। तो ये 3 प्रकार की जो है विशेष भूमि है। ओताली भूमि, पुत्रविहीन या लावारिस, गयाली जो भूस्वामी दूसरी जगह बसने चला गया, और मुयाली जो भूमि है मृतक या फिर इससे जो है जो मरा हुआ व्यक्ति है, इसकी जो भूमि है ये जो है मुयाली भूमि कहलाई, ठीक है। तो इतना आपने ध्यान रखना। इसके बाद जो सैन्य व्यवस्था और अन्य जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी है, ठीक है, उनके बारे में हम देखते हैं। जैसे मुख्तार जो पद होता था वो गणराज्य का जो सर्वोच्च मंत्री पद होता था, ठीक है, मुख्तार, राजा के बाद जो है सर्वोच्च मंत्री पद मुख्तार का होता था। और 3 प्रकार की यहाँ पे सेना की जो पलटनें थी, सलाण, बदाण और लोवा। सलाण, बदाण और लोवा जो है 3 प्रकार की सेनाएं थी। और परगने के सैन्य शासक को जो है फौजदार बोला जाता था। जो परगने का जो परगना हमने देखा ना ऊपर, इसका जो सैन्य शासक होता था उसे फौजदार बोला जाता है। और दफ्तरी किसे बोला जाता है? भाई जो राजकीय कार्यालय में जो महानिदेशक के पद पे एक प्रकार से जो कर्मचारियों की नियुक्ति करता है या फिर स्थानांतरण करता है, ट्रांसफर करता है, उसे दफ्तरी बोला जाता है। फिर आगे जाके हमें चणु या चाकर का भी जिक्र मिलता है, जो मौलाराम ने अपने ग्रंथों में इसे बोला गया। जो चणु था एक प्रकार से कौन था? वो संदेशवाहक था, एक प्रकार से पोस्टमैन था, ठीक है, पोस्टमैन था, ये डाकिया था एक प्रकार से चणु, ठीक है। तो चणु किसे बोला गया? डाकिया को बोला गया, संदेशवाहक को बोला गया। और अर्दली किसे बोला गया? चाकर को बोला गया, अर्दली। तीसरा है चौबदार। राजा के साथ जो चांदी का दंड लेकर जो चलने वाला व्यक्ति रक्षक होता था वो चौबदार कहलाता था, ठीक है। राजा के साथ एक दंड लेकर चलता था ना, ये चांदी का होता था जो, उसे ये उसकी मतलब रक्षक बोला जाता था, तो इसे चौबदार बोला जाता है। और ओझा गुरु या धर्माधिकारी, तो मंत्रिमंडल का प्रमुख धर्माधिकारी होता था ये। और मौलाराम ने ओझा गुरु शब्द का प्रयोग जो किया था, तो जो ये ओझा गुरु शब्द है ये मौलाराम ने ही दिया। और ये मंत्रिमंडल का प्रमुख जो है धर्माधिकारी होता था, जो धर्म से संबंधित जो है कार्य करता था, ठीक है। फिर अगला था सुपकारपति। सुपकारपति जो है राजकीय भोजन जो भोजनशाला है, रसोई है, जो राजा की भोजनशाला रसोई है, उसका जो है प्रभारी अधिकारी होता था सुपकारपति, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना। फिर आगे कुछ जो है मुद्राएं, ठीक है, यहाँ पे जो गढ़वाली मुद्राएं, जैसे फतेह शाह ने जो है अष्टकोण रजत की मुद्रा जो है मुद्रा जो है जारी करी, ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। और जऊ एक प्रकार की क्या थी? मुद्रा थी, जो लद्दाख टकसाल की बनी होती थी। यहाँ से देख सकते हैं, आप पढ़ लेना ये, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा वो आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे एक तिमाशी बराबर 10 टका की होती थी, 40 टका बराबर जो एक गढ़वाली रुपया होता था, ठीक है, और 50 टका बराबर एक फर्रुखाबादी रुपया होता था। टका और तिमाशी का प्रचलन जो है ब्रिटिश काल ने जो है बंद कर दिया था एक प्रकार से, ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। टका और तिमाशी चलती थी यहाँ पे उस टाइम पे, ब्रिटिश के समय तो ये बंद ही हो गया था। और 4 जो तिमाशी थी, एक गढ़वाली या गोरखाली रुपये के बराबर, 5 तिमाशी होती थी, एक फर्रुखाबादी जो ब्रिटिश रुपया था उसके बराबर, और एक गोरखाली रुपया जो है बराबर होता था 12 आना फर्रुखाबादी का, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है ये आप देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को जो पॉज करके इसे देख लो, पढ़ लो, ठीक है। पंवार राजाओं की जो श्रीनगर टकसाल थी, ठीक है, पंवार के समय जो है टकसाल जहाँ पे जो है यहाँ पे सिक्के बनाए जाते थे, श्रीनगर में थी। ताम्र टका जो पैसा, ठीक है, इसे बोला जाता था। रजत तिमाशी, जो रजत की बनी तिमाशी, और रुपए यहाँ पे ढाले जाते थे। तो जो ताम्र था ये टक्का पैसा बोला जाता था, और रजत की जो बनी थी तिमाशी बोला जाता था इसे।
अब कुछ पंवार कालीन जो साहित्य है उनके बारे में हम देखते हैं। जैसे पंवार काल में जो अभिलेखों की भाषा, सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलती है, संस्कृत या फिर गढ़वाली देखने को मिलती है। अब यहाँ पे अभिलेखों में जो अनंत पाल द्वितीय का जो धारशिल अभिलेख मिलता है हमें, ठीक है, या फिर प्रदीप शाह का जो ढांग अभिलेख, या सुदर्शन शाह का जो बाड़ा हाट जो अभिलेख है, वो संस्कृत भाषा में ही देखने को मिलता है हमें, ये वाला जो संस्कृत भाषा में। तो कुछ अभिलेख हमें देखने को मिलता है, जैसे अनंत पाल का धारशिल, प्रदीप शाह का ढांग अभिलेख, सुदर्शन शाह का बाड़ाहाट अभिलेख, ठीक है। और पंवार शासकों के संपूर्ण ताम्रपत्र और शासनादेश गढ़वाली भाषा में ही जारी होते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पंवार शासकों के जो संपूर्ण ताम्रपत्र या शासनादेश जो जारी होते थे गढ़वाली भाषा में होते थे, जिसमें सबसे पहले प्राचीन जगतपाल का जो है देवप्रयाग का जो है दान पत्र हमें देखने को मिलता है, ठीक है। जगतपाल का इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब संस्कृत साहित्य की सबसे प्राचीन रचना जो है मानशाह के काल में हमें मिलती है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इनके आश्रित कवि जैसे कौन कौन से कवि थे, भरत कवि, जो कवि भरत थे, इनके द्वारा जो मानवोदय काव्य की रचना करी गई। दूसरी जो संस्कृत साहित्य जो रामायण प्रदीप है, इसकी रचना जो है मेधाकर शर्मा के द्वारा करी गई, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, मेधाकर शर्मा ने जो है रामायण प्रदीप की रचना करी, और मानवोदय काव्य की रचना जो है भरत कवि के द्वारा जो है करी गई। फिर सुदर्शन शाह के द्वारा इनके समय जो है, सुदर्शन शाह के समय वासवानंद ने जो है प्रश्न सिंधु की रचना करी गई, ठीक है। कुछ समय पहले ये एग्जाम में आया था शायद मिलान में, ठीक है। वासवानंद ने जो है प्रश्न सिंधु की रचना करी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फतेह शाह का जो कार्यकाल है वो हिंदी के विकास के लिए प्रसिद्ध रहा, ठीक है, फतेह शाह का। और इनके समय जो है उनके जो आश्रित रतन थे, रतन कवि, इनके द्वारा जो है फतेह प्रकाश और फिर मतीराम के द्वारा जो है वृत्त कौमुदी की रचना करी गई, ठीक है। तो इनके समय, फतेह शाह के समय जो रतन कवि है, इनके द्वारा तो फतेह प्रकाश नामक रचना, और मतीराम के द्वारा जो है वृत्त कौमुदी की रचना करी गई, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये आप जो है ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक बार इन्हें फिर देख लेते हैं। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे, ठीक है, भरत कवि के द्वारा जो है मानवोदय काव्य, ठीक है। और यहाँ पे जो दूसरी रामायण प्रदीप है ये मेधाकर शर्मा की थी, और वासानंद के द्वारा प्रश्न सिंधु की रचना करी गई, ठीक है। और रत्न कवि के द्वारा फतेह प्रकाश की, और मतीराम के द्वारा वृत्त कौमुदी की रचना करी गई, ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। और पंवार कालीन जो प्रसिद्ध जो रचित जो पमाड़े हैं, जिन्हें वीर गाथाएं बोली जाती है, पमाड़े मतलब वीर गाथाओं के ऊपर, जैसे जीतू बगड़वाल के प्रसिद्ध है भानु बो फूला ये है, या फिर सूरज नाग इनके है, मालू जो राजुला है इनके, और जगदेव पंवार या फिर रणरोत, ये सारे के सारे पमाड़े प्रसिद्ध है, ठीक है, जिसमें जीतू बगड़वाल और मालू राजुला के जो है प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद जो लास्ट टॉपिक रह गया दोस्तों ये, ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है ये, लेकिन ये भी कंप्लीट करा देते हैं, तो इसमें जो है पूरा जो है टिहरी रियासत जो है कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ हम यहाँ पे जो है रचना देखेंगे और रचनाकार देखेंगे, ठीक है। इसमें जैसे फतेह प्रकाश है, ये जो रचना है रतन कवि के द्वारा अभी हमने देखी ऊपर, ठीक है। और वृत्त कौमुदी ये जो है मतीराम की है, ठीक है। और प्रेमी पथिक है तोता कृष्ण गहरोला ने जो ये रचित रचना है इनकी। और हरिदत्त शर्मा की जो है सभा भूषण है। सुदर्शन शाह की सर्व संग्रह शास्त्र है, ठीक है। भरत जो कवि है ज्योतिक राय, इनके द्वारा जो जहांगीर विनोद एक रचना है यहाँ पे। और फिर बालकृष्ण शांति भट्ट गढ़वाल जाति प्रकाश, इनके द्वारा ये रचना जो है, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। और भरत जो भूषण कवि है, ठीक है, भूषण कवि के द्वारा जो है फतेह प्रकाश ग्रंथ की रचना, और महंत योगेंद्रपुरी के द्वारा जो फूलकंडी की रचना करी गई। साथ ही हम देखते हैं मेधाकर शर्मा, इनके द्वारा जो है रामायण प्रदीप की रचना करी गई है। मौलाराम के द्वारा गढ़ राजवंश, जटाधर या फिर जटाशंकर के द्वारा फतेह शाह कर्ण ग्रंथ, और सदानंद जो डबराल है इनके द्वारा कीर्ति विलास, और सुदर्शन शाह के द्वारा जो गोरखवाणी, भरत कवि के द्वारा मानवोदय काव्य, और कविराज जो सुखदेव मिश्रा है इनके द्वारा वृत्त विचार, और देवराज के द्वारा जो है गढ़वाल राजा वंशावली, और श्याम परमार के द्वारा जो है भारतीय लोक साहित्य की रचना करी गई है। इसके साथ ही कुछ अन्य रचनाएं हम देखते हैं, जैसे कन्हैया जो माणिक लाल मुंशी है इनके द्वारा जो है दी ग्लोरी दैट वाज गुर्जर, ठीक है, ये इनके द्वारा है। भवानी दत्त के द्वारा जो है जय विजय नाटक, रूपमोहन सकरानी के द्वारा जो है गढ़वीर काव्य जो महाकाव्य है इनके द्वारा,
और हरिकृष्ण रतूड़ी के द्वारा जो गढ़वाल का इतिहास 1928 में, और कवि जो शंकर है इनके द्वारा वास्तुमणि शिरोमणि, और हरिदत्त जो शास्त्री है गढ़वाल का भूगोल, और शांता प्रसाद जो है चीन पर जो लाल छाप है इनके द्वारा ये जो रचना करी गई। फिर जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिंक्स इनके द्वारा जो है गोरखनाथ एंड द कनपटा योगीज ये जो है रचना करी गई है। लीलानंद कोटनाला के द्वारा विरह, छंदमाला, शिपू लीला, ये तीनों के तीनों रचना जो है लीलानंद कोटनाला की है। और चक्रधल जो बहुगुणा है इनके द्वारा मोछंक जो काव्य है इसकी रचना करी गई है। हरिकृष्ण रतूड़ी के द्वारा नरेंद्र हिंदू लॉ, और मियाँ प्रेम सिंह के द्वारा जो है गुलदस्त तारीखी कोह की रचना करी गई है। और श्री राम गोपाल के द्वारा जो है इंडो चाइना तिब्बत ट्रायंगल की रचना करी गई है। और सम जो उद दौला है यहाँ पे इनके द्वारा जो है मासिर उल उमरा की जो है रचना करी गई। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, आप एक बार जो इन्हें फिर से दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारी की सारी देख लीजिएगा आप, ये सारी की सारी रचना है। इसके बाद कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे मासिर उल जो उमरा है रानी कर्णवती के शौर्य का वर्णन करती है इसमें, इस रचना में। गोरखवाणी जो है गढ़वाली भाषा की प्रथम रचना है। और गढ़वीर महाकाव्य में क्या है, सेनापति जो रिकोला लोधी है उन पर आधारित पुस्तक है। ठीक है, गढ़वीर जो महाकाव्य है। और प्रेमी पथिक जो पुस्तक है नरेंद्र शाह पर आधारित है। ठीक है, प्रेमी पथिक जो ऊपर देखिए। और पवारकालीन जो प्रसिद्ध जो रचित जो पवाड़े थे, जैसे जीतू बगड़वाल, भानु बुपोला, सूरज नाग और मालू राजुला, ठीक है, जगदेव पंवार, ये रोणुरोत, ये सारे के सारे प्रसिद्ध जो है क्या है पवाड़े। तो दोस्तों ये था आपका टिहरी रियासत और इससे संबंधित जितने भी तथ्य थे, जितने भी फैक्ट थे वो हमने कवर करे। और इसके साथ इसके बाद जो है अन्य जो हमारी वीडियो आने वाली है, ठीक है, वो जो है गोरखा शासन के ऊपर आएगी। ठीक है, गोरखा शासन के ऊपर आने वाली है। और साथ ही साथ जो अंग्रेजी का जो यहाँ पे शासन था, अंग्रेजी हुकूमत के ऊपर जो है अगली वीडियो आने वाली है। तब तक के लिए जो आप वीडियो के साथ बने रहेगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।